नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान तृतीय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के तृतीय वर्ष में जो चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उस पर अध्ययन कर रहे हैं। और एशियाई जागरण के बारे में पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था। आगे चलते हैं कि एशियाई जागरण के अंतर्गत किन किन चरणों में इसको बांट करके अध्ययन किया जा सकता है। तो सबसे पहले 1947 से और 1955 के बीच में जो प्रक्रिया चली थी एशियाई जागरण की, उसको हम पहला चरण कह सकते हैं। द्वितीय चरण जो 1955 से लेकर के 1962 तक रहा था, और तृतीय चरण जो है 1962 से लेकर के 1971 तक, और 71 के बाद में वर्तमान तक जो प्रक्रिया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं होती हैं इन देशों के बीच में, उन पर हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो महाशक्तियाँ जिन्होंने उपनिवेशवाद को, इन सारे विश्व को उपनिवेशवाद में की चपेट में ले लिया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये जो शक्तियाँ हैं ये बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और ये जो एशियाई देश हैं इनमें जो स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था और यहाँ पर जागरण का कार्य चल रहा था, उसको प्रोत्साहन मिलता है, तो उसको दबाने में असफल रहती हैं, क्योंकि वो उनके जो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो धराशायी हो जाती हैं, पूरी तरीके से उनकी कमर टूट जाती है। तो ये एशियाई जागरण यहाँ से शुरुआत होता है। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, और उससे प्रेरणा लेकर के श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, बर्मा है, इन सब देशों में जागरण शुरू हुआ था, और धीरे धीरे करके ये स्वतंत्र होते चले जाते हैं। और पूरे एशियाई जगत में और अफ्रीका के अंतर्गत और जितने भी जो देश थे उपनिवेशवाद के रूप में, वो सब देश स्वतंत्रता के लिए छटपटाने लगते हैं। तो एक आज़ादी की लहर सभी देशों में चल पड़ती है, और एक आज़ाद होने के लिए अपना खुद का आत्मनिर्णय लेने की मांग उठना शुरू हो जाती है कि हमारी खुद की सरकार होनी चाहिए, हम खुद अपने देश के निर्माता होंगे, अपने देश के भाग्य विधाता होंगे। तो इस तरीके से आवाज़ यहाँ पर उठने लगती है जागरण की। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में बहुत सारे देशों में ये प्रक्रिया चलती है। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति आती है, और उस साम्यवादी क्रांति के द्वारा जो है एशिया में एक तरीके से बिगुल बच जाता है, और उससे प्रेरणा लेकर के ये जो एशियाई देश हैं ये भी छटपटाने लगते हैं, और ये भी मांग करते हैं कि हमें भी अपने आप को स्वतंत्र करना है। और साम्यवादी जो विचारधारा है उससे ये प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये आर्थिक तौर पर इनकी सहयोग करने का कार्य करती है, इनके जो आंदोलन चल रहे थे उनमें सहयोग करती है, सपोर्ट करती है, और इस वजह से साम्यवादी विचारधारा, सोवियत संघ की विचारधारा, इनको ये अपना सपोर्टर मानना शुरू कर देते हैं। तो जो प्रथम जो चरण था 1947 से लेकर के 1955 तक का, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इन जो नए जो स्वतंत्र राष्ट्र होते चले जा रहे थे, इसमें ये कह सकते हैं कि भारत के प्रयासों के द्वारा, और अन्य जो इंडोनेशिया है और बर्मा है, श्रीलंका इत्यादि, इन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया कि जो एशियाई देश हैं उनके बीच में एक एकता स्थापित की जाए, और साम्राज्यवाद के विरुद्ध और उपनिवेशवाद के विरुद्ध में एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी जाए, तो ये देश जल्दी स्वतंत्र हो जाएंगे और इनको सफलता मिलेगी, और साम्राज्यवादी शक्तियों को यहाँ से भगाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी क्रम में और इन्होंने गुटनिरपेक्षता, पंचशील, उपनिवेशवाद विरोध, जातीय समानता, इन सब नीतियों की मांग करना शुरू कर दी थी, और इससे प्रेरणा लेकर के अफ्रीका में भी विकास होने लगता है, और वहाँ पर भी आवाज़ इसके लिए उठने लगती है। तो जो इसके लिए 1947 में पहली बार एक एशियाई देशों का एक सम्मेलन नई दिल्ली के अंतर्गत बुलाया जाता है पंडित नेहरू के द्वारा, जिसमें 28 देशों ने भाग लिया था। और इसमें जो निर्णय किया था और इसमें जो मांग रखी गई थी, विचार विमर्श किया गया था, मैत्री और सहयोग
एक दूसरे का सहयोग करेंगे और मैत्री भाव रखेंगे, और जहाँ की जो जनता है उसको प्रगति कराने के लिए, विकास करने के लिए भी प्रयास करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और विदेशी जो शक्तियाँ हैं उनको यहाँ से भगाने के लिए एकजुट होकर के कार्य करेंगे। तो ये सम्मेलन में ये निर्णय लिया जाता है। दूसरा सम्मेलन जो एशियाई देशों का होता है 19 जनवरी 1949 के अंतर्गत नई दिल्ली में ही इसको आयोजित किया जाता है। और इंडोनेशिया में जो आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, उस आंदोलन को मद्देनज़र रखते हुए इन देशों ने संकल्प किया कि उनको सहयोग किया जाए और डच जो शासक थे वहाँ के, उनको वहाँ से भगाया जाए। तो 19 देशों ने इस सम्मेलन के अंतर्गत भाग लिया था। और 1950 में उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 1950 तक इंडोनेशिया को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया जाए। और डच जो पुलिस है, प्रशासन है, वो यहाँ से इंडोनेशिया से छोड़ करके चली जाए। तो एशियाई एकता को और अधिक मजबूत करने के लिए भी इसमें संकल्प लिया गया था। तो ये सब काम कब हो सकता है? जब ये देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये इसके अंतर्गत निर्णय किया। और इसके लिए आगे भी सम्मेलन होते रहने चाहिए, इस पर भी विचार विमर्श हुआ था। तो इसी क्रम में मई 1950 के अंतर्गत बोगोई सम्मेलन किया जाता है, जो फिलीपींस के अंतर्गत है, जिसमें एशियाई राष्ट्रों ने भाग लिया था। और राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर इसके अंतर्गत बातचीत होती है और निर्णय लिया जाता है कि आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ऐसा निर्णय लिया जाता है इसके द्वारा। इसी क्रम में जब एशियाई देशों का सहयोग करने के लिए एक 1954 के अंतर्गत, दिसंबर 1954 के अंतर्गत बोगोर में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और बोगोर के अंतर्गत से पहले एक कोलंबो में जो एक आयोजन किया जाता है विदेश मंत्रियों का, कई देशों के विदेश मंत्रियों का, एशियाई देशों के, और उसमें निर्णय लिया जाता है कि चीन की समस्या है, इन विभिन्न देशों की जो समस्या है, उनके लिए एक निश्चित निर्णय होना चाहिए, उनका विकास क्रम होना चाहिए, उनको स्वतंत्रता की ओर बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसी क्रम में बोगोर में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और इस सम्मेलन के अंतर्गत ये निर्णय लिया जाता है कि एशिया और अफ्रीका के देशों का एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया जाए, और उसमें एशिया और अफ्रीका का संयुक्त एकजुट होकर के आंदोलन चलाया जाना चाहिए। एकजुट होकर के जब लड़ेंगे तो उपनिवेशवादी शक्तियों को हम जल्दी से इसमें से भगा पाएंगे, इन देशों में से भगा पाएंगे। तो इसमें निर्णय लिया जाता है कि अगला जो सम्मेलन है वो बांडुंग में आयोजित किया जाएगा, जिस पर कि एशिया और अफ्रीका के सभी देश मिलकर के उपनिवेशवाद के विरुद्ध में, इन देशों के विकास करने के लिए, आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए, सांस्कृतिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, और विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं हैं, समस्या हैं, उनको समाप्त करने के लिए इसमें सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा, एक दूसरे का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तौर पर सहयोग करेंगे और इन देशों को स्वतंत्र करने के लिए कदम उठाएंगे। तो ये निर्णय लिया जाता है बांडुंग सम्मेलन बुलाए जाने का। और इसी क्रम में अप्रैल 1955 के अंतर्गत एक बांडुंग में सम्मेलन आयोजित किया जाता है, और जिसके जो आयोजन करता थे भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये तीनों राष्ट्र थे। और इसके अंतर्गत अफ्रीका और एशिया के देशों ने भाग लिया था, और इसमें 29 देश भाग लेते हैं, और सुकर्णो ने इसकी शुरुआत की थी। और नवजागरण का सम्मेलन इसको कहा जाता है। और एशियाई स्वतंत्रता की लहर को, अफ्रीकाई स्वतंत्रता की लहर को, इसको एक मुख्य आधार मान करके कहा जा सकता है। वर्तमान जो स्वतंत्रता हुई हैं, स्वतंत्रता प्राप्त हुई हैं, ये एक पिलर के रूप में सम्मेलन था। इसका उद्देश्य ये था कि इन देशों में आपस में सद्भाव, सहयोग बढ़ाया जाए,
इनमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाए और विश्व शांति स्थापित करने के लिए सहयोग किया जाए। इसके ये प्रमुख उद्देश्य होते हैं और विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए 4 प्रकार की इनके अंतर्गत मांगे रखी जाती हैं। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा उपनिवेशवाद को समाप्त किया जाए, मानव के गौरव और प्रतिष्ठा और जातीय भेदभाव को खत्म किया जाए, दरिद्रता और सामंतवाद का अंत किया जाए और युद्ध के भय से दुनिया को मुक्त किया जाए। इस प्रकार की इन्होंने अपने जो आयोजन जब शुरू हुआ था उसके अंतर्गत मांगें रखी गई थी इन देशों के द्वारा। फिर इसमें जो है चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है। तो सबसे पहले जो विचार विमर्श होता है वो इसके अंतर्गत निर्णय किया जाता है कि आर्थिक विकास के लिए ये देश आपस में सहयोग करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का फंड बनाया जाए जो कि इनके विकास में के लिए वो सहयोग करेगा, सहायता देगा। ऐसा फंड विकसित किया जाना चाहिए। आणविक शक्ति को शांतिपूर्ण कार्यों में लगाया जाए और अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं उसमें भी इसका विकास किया जाए। इस आणविक शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को स्थिर किया जाए। इसमें ये भी विचार विमर्श किया गया था। अफ्रीका के जो जातीय भेदभाव है, रंग भेद है, उसकी भी इसमें तीव्र आलोचना की जाती है। इसके अलावा मध्य पूर्व में जो समस्या है उस पर, फिलिस्तीन के कारण जो समस्या हो रही है उस पर भी इसके अंतर्गत चर्चा की गई थी और निरस्त्रीकरण पर बहुत अधिक जोर दिया गया था। इस सम्मेलन के अंतर्गत, चर्चा के अंतर्गत ये भी विचार विमर्श इसके अंतर्गत किया था। और आणविक युद्ध को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो आणविक शक्ति का प्रयोग किया गया था उससे लाखों लोग मृत्यु के ग्रास में चले जाते हैं और एक बहुत महाविनाशक युद्ध था। और आगे यदि आणविक शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी सिद्ध होगा। इस पर भी इसमें विचार किया गया था और कहा गया कि इसको हर हालत में रोका जाना चाहिए। तो लेकिन देखते हैं कि इस सम्मेलन के अंतर्गत देशों के, इन एशियाई देशों के बीच में कई मतभेद भी उभर करके सामने आते हैं। जैसे कि बहुत सारे देश जो हैं वो जो पूंजीवादी देश थे, पश्चिम के जो देश थे, उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ में से सहयोग लेने की बात करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। कुछ देश जो हैं वो साम्यवाद का समर्थन करते हैं क्योंकि साम्यवाद, उन्हें लगता है कि साम्यवाद स्वतंत्रता आंदोलन का सहयोग करता है। और कुछ देश ऐसे थे जो कि बिल्कुल न्यूट्रल रहना पसंद करते थे, गुटनिरपेक्षता की आवाज़ को पसंद करते थे, पंचशील को पसंद करते थे, उसके भी समर्थक इसके अंतर्गत होते हैं। और कुल मिलाकर के अंत में ये इनमें सहमति बनती है कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इन सब का अंत किया जाए। इनका निरंतर एशियाई देशों के द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। इस पर इसके अंतर्गत सहमति बनती है। अंत में इन देशों के मतभेदों को दूर करने के लिए एक 10 सिद्धांतों पर सहमति बनती है जिसके अंतर्गत हैं मानव के मौलिक के अधिकारों का सम्मान किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का सम्मान किया जाए, छोटे बड़े जो भी राष्ट्र हैं वो उनमें समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके साथ समान देश के रूप में माना जाना चाहिए, दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस पर सहमति बनती है। और प्रत्येक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ से आत्मरक्षा का प्रयास करेगा, या तो स्वयं आत्मरक्षा करे या संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से आत्मरक्षा का कार्य करेगा। महाशक्तियों में जो स्वार्थ की भावना है उसको रोका जाए। शक्तियों का प्रयोग आक्रमण या धमकाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहिए। पारस्परिक हितों में सहयोग करना चाहिए और न्याय के प्रति, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होनी चाहिए। इन पर इनके बीच में सहमति बनती है। और इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र ये जो सम्मेलन हुआ था, बांडुंग सम्मेलन हुआ था, ये अफ्रीका एशियाई एकता का प्रतीक माना जाता है, स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। आज इतना ही, आगे बाकी का आगे। धन्यवाद।